Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter Lifelines of National Economy. Here we are again with our new topic from the chapter. In the last video we have started international trade and we have done about the introduction of what is the introduction about the international trade, and now we will do the complete lesson of the international trade, that is complete concept of the international trade. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इंटरनेशनल ट्रेड के इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग की थी कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, ट्रेड करना विद डिफरेंट कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड माना जाता है बेटा। तो उसमें आगे क्या सीखने के लायक, मैंने आपको लास्ट टाइम में इंपोर्ट के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में, इन सब के बारे में बातें की थी। तो अगर आप उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन देखना चाहते हो तो आप प्लीज इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए और आप अच्छे से आगे इस चैप्टर को समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट आउट द इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, जैसा कि हमने रिसोर्सेज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जब मैं रिसोर्सेज को आपका चैप्टर सेकंड पढ़ा रहा था, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ा रहा था, या हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा है। ये बात अगर हम अपनी कंट्री की भी करें ना, कि हमारी कंट्री में भी रिसोर्सेज क्या बेटा वेरिएबल है, एक जगह पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। उसी तरीके से ये अप्लाई पूरे वर्ल्ड पर भी होता है कि पूरे वर्ल्ड में एक देश में उसकी जितनी भी उसकी डिमांड है, उन डिमांड को पूरा करने के लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। एक रिसोर्स के लिए या एक किसी भी कमोडिटी के लिए एक देश को दूसरे देश के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो कोई भी कंट्री इंटरनेशनल के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। इसीलिए रिसोर्सेज को स्पेस बाउंड बोला गया है कि रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड एंड नो कंट्री कैन सरवाइव विदाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो सरवाइव कर पाएगी विदाउट किसके बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड के। सरवाइव नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, रिसोर्सेज क्या है बेटा आपके, स्पेस बाउंड है, तो नो कंट्री कैन सरवाइव विदाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के बिना कोई नहीं सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल के सारे देश हैं बेटा, उनका आपस में क्या करना पड़ता है, ट्रेड करना पड़ता है। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ से इतना समझना, जिस तरीके से एक देश में रिसोर्सेज वेरिएबल होते हैं, उसी तरीके से पूरे विश्व में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में वहां पे भी रिसोर्सेज क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और एक किसी भी कंट्री में ऑल रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, सो दैट दे हैव टू डू इंटरनेशनल ट्रेड। सो नो कंट्री कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। और कोई भी कंट्री इसके बिना, ट्रेड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रेड। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ लिया। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स टू सेल things to the other countries और import means to buy things from the other countries। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरी चीजों को बेचना। जब हमारे देश से चीजों को दूसरे देशों को बेचा जाता है, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं बेटा। और इम्पोर्ट बोलते हैं बेटा जब दूसरे देशों से हम चीजों को बेटा खरीदते हैं, उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। तो वैसे तो अगर सिंपली मैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात करूं, तो चीजों का एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो तो अच्छा होता है, लेकिन उसके अंदर भी एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको आपको समझना चाहिए, जिसके लिए मैं लास्ट के जो कॉलोनियल पीरियड था वहां पे जाना चाहूंगा। जब हमारा देश अंग्रेजों के विरुद्ध अधीन था, दैट इज नोन एज कॉलोनियल पीरियड। जब कोई दूसरा देश आकर आपके देश को अपने रूल्स के अकॉर्डिंग सेट कर देता है, तो उसको कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं बेटा। तो एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट जो था इंपोर्ट से ज्यादा था, हमारे देश से एक्सपोर्ट जो होता था वो इंपोर्ट से ज्यादा होता था। तो ऐसा को कहने के लायक, एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज्यादा है तो ऐसे में बोला जाता है, एक मिनट रुकिए, देखिए, वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि अगर एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट अगर आपके इंपोर्ट से ज्यादा है, इसको बोलते हैं दैट विल बी गुड। और ये प्रॉफिटेबल फॉर कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन नहीं बेटा, एक्सपोर्ट के नीचे गुड्स लगाना बहुत जरूरी होता है। जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स से क्या है बेटा, ज्यादा है, तब वो प्रॉफिटेबल होता है। क्योंकि अगर आपने
एक्सपोर्ट तो कर दिया रॉ मटेरियल का ज्यादा, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप सीधे रिसोर्स को निकाल रहे हो और दूसरे देशों को भेज रहे हो। अब वो दूसरे देश उनसे कोई वस्तुएं बना रहे हैं और वो आपके देश में वापिस आ रही हैं इंपोर्ट के रूप में। तो ऐसे टाइम में ये अच्छा नहीं होता, और दैट विल हैपन इन द केस ऑफ कॉलोनियल पीरियड। ये कब हुआ था? कॉलोनियल पीरियड में हुआ था, जहां पे हमारे रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर दिया था किसने? ब्रिटिशर्स ने। क्योंकि हमें एक्सपोर्ट को, रॉ मटेरियल को कभी भी एक्सपोर्ट करना ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी में हमारा देश बहुत ज्यादा पीछे है। किस देश में टेक्नोलॉजी नहीं होती? जब वो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड होता है, जब वो बिल्कुल क्या होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, तो वही है जो सीधा किसका एक्सपोर्ट करती है? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करेगा वो देश। किसका एक्सपोर्ट करेगा? रॉ मटेरियल का, कि उसके पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल है ही नहीं। उस यही टाइम, यही काम कब हुआ? कॉलोनियल पीरियड में। अंग्रेजों ने हमारे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया बेटा, हमारे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते उनके देश में। देखो ऐसा था, ये लगाओ, ये ब्रिटेन है और ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया से यहां से क्या एक्सपोर्ट हो रहा था? यहां से एक्सपोर्ट किस चीज का कर रहे थे बेटा? वो एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल्स का, और उसी रॉ मटेरियल से यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ वस्तुएं बनती है, और किसको इंपोर्ट कर रहे थे बेटा? इंडिया को इंपोर्ट कर रहे थे। अब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट क्या था? मोर था, लेकिन चीजों का इंपोर्ट क्या था? लेस था। लेकिन ऐसे केस में उन्हीं रॉ मटेरियल के साथ आपकी क्या बन रही थी बेटा? वस्तुएं बन रही थी, और उसी के साथ इंपोर्ट भी उन्हीं का क्या हो रहा था? जो कि आपका लेस हो रहा था। तो दैट इज नॉट द फेवरेबल केस, ये फेवरेबल केस नहीं था। किसी भी देश में अगर आपको एक्सपोर्ट ज्यादा रखना है तो आप एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा रखिए, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा रॉ मटेरियल का नहीं होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, एक्सपोर्ट हमेशा, एक्सपोर्ट देखो कभी भी रॉ मटेरियल्स का तो होना ही नहीं चाहिए। रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर पेट्रोलियम भी तो रॉ मटेरियल है, लेकिन पेट्रोलियम से जो बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, इसको पेट्रोलियम को आगे करने के लिए इस पेट्रोलियम में एक वस्तु प्रेजेंट नहीं होती बेटा। इसमें आपका पेट्रोल भी प्रेजेंट होता है, इसमें आपका डीजल भी प्रेजेंट होता है, इसमें आपका केरोसिन भी प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं बेटा। तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसका हम सीधा सीधा हो सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम को किस में जाना चाहिए बेटा? रिफाइनरीज में। तो उसके हिसाब से इसके जो प्राइस है वो थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन पेट्रोलियम एक रॉ मटेरियल है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी हमारी कमोडिटीज प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए कभी भी एक्सपोर्ट ज्यादा किन चीजों का होना चाहिए? एक्सपोर्ट ज्यादा हमेशा पूरी की पूरी गुड्स जो होती है ना, और वो गुड्स कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल फिनिश गुड्स होनी चाहिए। जब फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट मोर होगा और जब इंपोर्ट होगा फिनिश गुड्स का लेस, और फिनिश गुड्स का जो इंपोर्ट होगा बेटा वो क्या होगा बेटा? लेस होगा। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि यही केस होगा जिस केस में हमारा देश अच्छे से टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है और वो डेवलपिंग की तरफ बढ़ रहा है, और डेवलपिंग से डेवलप भी हो जाएगा। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना बेटा, एक दिमाग में अपने बैठा लो, अगर मैं इसको आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझाऊं, तो देखो तीन देश होते हैं बेटा। जैसे आपको मैं बार बार बताता हूँ, ये तीन टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की तीनों टर्म अपने अंदर बहुत सारी चीजें लिए बैठी हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट समा सकते हैं बेटा। डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग, और उसके बाद आता है बेटा डेवलपिंग, और उसके बाद आता है डेवलप्ड। ये इनको कुछ नहीं पता होता, ये सीधा का सीधा किन चीजों को बेच देते हैं? रॉ मटेरियल को बेच देते हैं। मीन्स प्राइमरी जो चीजें होती हैं उन चीजों के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। मीन्स इनके पास रिसर्च एंड डाटा नहीं होता, मीन्स इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। अब इसको ऐसे समझो। दूसरे डेवलपिंग कौन होते हैं? डेवलपिंग वो होते हैं इनके पास टेक्नोलॉजी होती है, ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। इंडस्ट्रीज होने के साथ साथ इनके पास यहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं। किसको प्रोसेस करते हैं बेटा? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना सीख लिया होता है इन्होंने। लेकिन
तीसरे वाले जो होते हैं वो सर्विसेज पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, सर्विसेज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सर्विसेज का मतलब क्या, उनके पास क्या अच्छी होती है, स्किल अच्छी होती है। स्किल का मतलब क्या है, जो अच्छा क्या होता है, वो ज्यादातर वर्क किसके ऊपर करते हैं, ह्यूमन लेबर के ऊपर वर्क ज्यादा करते हैं। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे किसका महत्व ज्यादा होता है, यहाँ पे महत्व ज्यादा होता है रिसर्च एंड डाटा का बेटा। किन पास रिसर्च और डाटा ज्यादा अच्छा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा इंटरनेशनल ट्रेड में, कि डेवलप्ड कंट्रीज का क्या महत्व होता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था बेटा, कि हमारा देश अगर डेवलपिंग है तो यहाँ पे चीजों को क्या करेगा, बनाएगा और उनको क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन ये तो डेवलप्ड कंट्री तो क्या चीजों के साथ व्यापार करा जानते हैं, ये तो सर्विसेज के साथ, ये डेटा का पैसा लेता हमसे। अब ये मान ले हमारे पास, ये कई बार क्या बोलता है कि हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे, क्या देंगे बेटा, तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, कि हमारा ये फॉर एग्जांपल एक फाइटर प्लेन है, हम इस फाइटर प्लेन के बनने की सारी टेक्नोलॉजी आपको बताएंगे, उसके बदले में आपसे पैसे इतने लेंगे बेटा। आप इस बात को समझिए, डेवलप्ड कंट्री क्या होती है। क्यों ऐसा बोला जाता है कि डेवलप्ड कंट्री हमारे से 50 ईयर्स आगे है बेटा, ऐसा क्यों बोला जाता है, उसका एक कारण है, क्योंकि ये हमेशा ह्यूमन की स्किल्स के ऊपर काम करते हैं बेटा। किसके ऊपर, ह्यूमन की स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, और रिसर्च एंड डाटा का ज्यादा महत्व होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्यादा महत्व होता है, तो उन कंट्रीज को डेवलप्ड बोलते हैं। और हमारी क्या है, डेवलपिंग। हमारी एक जगह हमारा है ना, जैसे कहीं पे हमारा देश डेवलपिंग दिखता है और कहीं पे हमारा देश अंडर डेवलप्ड दिखता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो हम कौन सी कंट्री बन चुके हैं, डेवलपिंग। हम सेकंड स्टेज में हैं जहाँ पे हम डेवलपिंग कंट्री के। लेकिन अगर आप एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज की लोगे तो उसमें जैसे जापान हो गया, या फिर जापान के अलावा जैसे अमेरिका हो गया बेटा, या फिर हमारा चाइना हो गया, ये सारी कैसी कंट्रीज हैं बेटा, ये बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और ये रिसर्च एंड डाटा के ऊपर ज्यादा अपना फोकस करती है। आशा करता हूं आपको ये सारा पंगा समझ में आया होगा। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्रीज, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो एक्सपोर्ट को क्या मान लीजिए आप, एक्स मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, एम मान लीजिए। तो देखो कितना अच्छा सुंदर पिक्चर दिया है बेटा, जिसमें सब चीजों के रिसोर्सेज के बारे में बताया है। यहाँ पे क्या बताया गया है, कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, कहीं पे पैसा छपा हुआ है, कहीं पे रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से, कहीं पे मक्का छपा हुआ है, कहीं पे गेहूं है, धान है, दाल है, ये इस तरीके से अलग अलग चीजें आपकी छपी हुई है। तो लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज हैं ये क्या है, अलग अलग हैं। तो अब अगर मान ले बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में अगर कोई पूछे आपसे, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। किसके बीच में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच में होता है। तो तीन कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये डिफरेंस जो है बेटा ये इक्वल आए, एक डिफरेंस है ये बेटा क्या है आपका, नेगेटिव आए, और एक आपका डिफरेंस क्या है बेटा, पॉजिटिव आए। तीनों चीजें तो आ सकती हैं। जब x इक्वल टू एम है, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको केस क्या होता है, जो बिल्कुल ना बिल्कुल जिसके होने के चांस बहुत कम होते हैं बेटा, ये बहुत कम होते हैं कि इक्वल आपने इतना ही लिया और इतने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया, बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपका एक्सपोर्ट जो है बेटा, जो आपका एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से क्या है बेटा, कम है, और यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट क्या है बेटा, इंपोर्ट से ज्यादा है। तो जब नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव में आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होती है वो क्या होती है बेटा, वो अनफेवरेबल होती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम होता है और हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, हमारा जो इंपोर्ट होता है वो क्या होता है बेटा, एक्स माइनस एम क्या होती है बेटा आपकी, जैसे सपोज कीजिए एक्स को हमने क्या लिया है, एक्सपोर्ट लिया है, और एम को क्या लिया हमने, इंपोर्ट लिया है। तो ये क्या होती है, ये हमारी नेगेटिव होती है। अनफेवरेबल कब होगी, ये अनफेवरेबल जब होगी जब हमारा एक्स क्या है बेटा, इंपोर्ट है बेटा, वो क्या है बेटा हमारा ज्यादा है, और दूसरा एम क्या है बेटा, हमारा जो इंपोर्ट है वो क्या है बेटा, कम है, तो ये पॉजिटिव होगी। और जब एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो कैसी होगी, नेगेटिव। और जब एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, लेस है, तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो फेवरेबल कब होगी बेटा, जब ये पॉजिटिव आएगा, और जब अनफेवरेबल कब होगी बेटा, जब ये नेगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई देश इंपोर्ट, जब बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो बीओटी होती है, ध्यान रखो, जो बीओटी होती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होती है, वो इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एम होती है। इस चीज को ध्यान रखो, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, जहां पे एक्स आपका क्या है, एक्सपोर्ट है, और एम क्या है आपका, इंपोर्ट है। तो यहां से तीन दो केस निकलेंगे जो आपको मेन ध्यान रखने हैं।
एक अगर ये पॉजिटिव आए, एक ये क्या है नेगेटिव आए। अगर ये पॉजिटिव आए तो क्या होती है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा, तो फेवरेबल है। और अगर आपका ये नेगेटिव आता है तो क्या है बेटा, अनफेवरेबल है। फेवरेबल आने का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट है बेटा वो ज्यादा है इंपोर्ट से, यहाँ पे एक्सपोर्ट है बेटा इंपोर्ट से क्या है, कम है। बस ये केस आपको समझना होता है बेटा इसके अंदर, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, की डिफरेंस जब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको हम बोलते हैं बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं उसके डिफरेंस को। जब आपका एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा होना चाहिए, कि हम चीजों को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसका मतलब सेल्फ डिपेंडेंट ज्यादा है और उसको बाहरी देशों में बेचते हैं बेटा। लेकिन इंपोर्ट कब होता है, इंपोर्ट होता है जो चीजों को हम देश में कम मंगवाते हैं लेकिन भेजते ज्यादा, तो फेवरेबल है बेटा, कि हम सेल्फ डिपेंडेंट है, हमको ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे देश में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन जब हमारा इंपोर्ट जो होता है, जो हमारा क्या होता है बेटा इंपोर्ट, वो ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है और हम ज्यादा अच्छे डेवलपिंग कंट्री नहीं है, और हमारी क्या हो जाती है, हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या हो जाता है, अनफेवरेबल हो जाता है। तो भैया आपका आगे आएगा भी बेटा, तो आगे देखिए जैसे, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो मैंने आपको समझाया, जब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड करती है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट को, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑन द कंट्ररी, इफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, उसके विपरीत में बेटा कंट्ररी क्या होता है, इन अपोजिट। देखो कंट्ररी जो यहाँ पे लिया गया है, एक वर्ड लिया गया है, तो इसको समझो बेटा, इसका मतलब होता है इन अपोजिट, इसका मतलब होता है उसके अपोजिट में। इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, अगर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है वो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट को लेस कर देती है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ज्यादा हो जाती है एक्सपोर्ट से, देन इट इज टर्म्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल। ऐसी नहीं होनी चाहिए, इंपोर्ट कभी भी हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो होती है लेकिन कैसी होती है बेटा, वो अपोजिट होती है, तो हमारी अनफेवरेबल होती है। आगे देखिए, इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं उनके साथ, एंड ऑल द जियोग्राफिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, सबके साथ। अब यहाँ पे दो ही वर्ड दिए हैं, एक तो मेजर, यहाँ पे कंट्रीज की बात हो रही है, जो हमारे मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, और क्या है, जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, जो सबके साथ हम व्यापार करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक विशेषता है, हमारे पास रिसोर्सिज इतने हैं, हमारे पास रिसोर्सिज बहुत हैं बेटा, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत है। अब जो ईश्वर ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, हमारे जो भारत के अंदर रिसोर्सेज है बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक सबसे मेन चीज पता क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो कमाल की है, वो बहुत ज्यादा कमाल की है। टेक्सटाइल भी हमारे अंदर जो है ना, वो भी बहुत कमाल का है, इसका भी हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं बेटा, तो ये ध्यान रखो। और रिसोर्सेज के रूप में अगर हम बात करेंगे, तो माइका वगैरह रिसोर्सेज हमारे जो है, आयरन वगैरह है, स्टील वगैरह है, ये भी बहुत अच्छे हैं, हम इनका भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, या फिर हम आयरन ओर की बात करें, हम आयरन ओर को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज जो है बेटा, जो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, उनके हिसाब से भगवान ने बहुत ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज भारत को दिए हैं, जिसकी वजह से मेजर जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, जो अपने को ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब जो अलग अलग कंट्रीज है बेटा, जो मान ली ट्रेडिंग करती हैं, जो व्यापार करते हैं उन ट्रेडिंग के साथ, और जियोग्राफिकल रीजन जो अलग अलग है, सबके साथ हमारे क्या रिलेशन है, हमारे ट्रेडिंग के रिलेशन सबके साथ है। अमंग द कमोडिटीज इन एक्सपोर्ट, देखो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे जिन जिन चीजों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड का मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बेटा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट जितने भी बेटा, सब प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं बेटा, एक्सपोर्ट करते हैं। ओर्स एंड मिनरल्स है बेटा, उन सबको क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स और ज्वेलरी जो है हमारी, वो भी क्या होती है बेटा, हमारी एक्सपोर्ट होती है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इंक्लूडिंग कोयल भी बेटा, उसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तो हमारे थे एक्सपोर्ट के। देखो एक बार ध्यान दे लीजिए बेटा, कौन कौन से हैं। देखो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर के अलाइड प्रोडक्ट है, मतलब उसके बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं बेटा, उन सब चीजों को हम प्रोडक्ट करते हैं। ओर्स एंड मिनरल्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनमें कोल को भी आपको लेना है। इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिनका हम इंपोर्ट करते हैं, देखो ये तो हमें पता ही है, सबसे पहले हमें पता है कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट बेटा, सबसे पहला तो यही है हम जिसका इंपोर्ट करते हैं।
पल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, उनका भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। केमिकल्स का इंपोर्ट करते हैं, कोल, कोक एंड ब्रिक्विटीज। बेटा देखो, जैसे जब भी मान ले कोई भी कंट्री है ना, जैसे मान ले इंपोर्ट को ज्यादा ध्यान देती है ना, इंपोर्ट कम वो भी करते हैं। देखो आपने इसने पिछली वाली क्लासेस में पढ़ा है कि हमारे देश की 70% एनर्जी, 60% एनर्जी थर्मल पावर से आती है, जो हमारी कोल के ऊपर बेस्ड है। भारत में भी बहुत ज्यादा कोल मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि जिस चीज का हम इंपोर्ट करेंगे वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता बेटा, इसका मतलब ये होता है जिस चीज का इंपोर्ट करते हैं वो जितनी हमें नीड है उससे कम है। ऐसा नहीं है कि भारत में पेट्रोलियम नहीं होता, भारत में पेट्रोलियम होता है, बताया तो था मैंने आपको। मुंबई हाई था या असम का डिगबोई मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें इतना ज्यादा नहीं होता कि हमारी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सके। दैट इज द केस। ऐसे ही ऐसा नहीं है क्या कि हम कोल का इंपोर्ट करते हैं तो इसका हमारे पास इंपोर्टेंट नहीं है बेटा। तो हमारे पास जो इंपोर्ट करते हैं बेटा वो रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है, तो उन चीजों का क्या करा जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। जिन चीजों का हमारे पास इंपोर्ट होता है बेटा, वो चीजें वो होती है जो हम डिमांड से मीट नहीं कर पा रहे, और जिनकी डिमांड जितनी उतना हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड हैज अंडरगोन ए सी चेंज इन द लास्ट 15 ईयर्स। लास्ट 15 ईयर्स में बहुत चेंज आया है बेटा। और क्या है, सी चेंज। जैसे एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड गुड्स हैव बीन सुपरसीडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखो आ गई ना वही बात। एक्सचेंज एक तरफ तो क्या बोल रहा है, देखो वही बात आ गई। एक तरफ तो क्या बोल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज, एक तरफ तो ये बोल रहा है, और इसका किसके साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, किसके साथ, अब इसके साथ किसके साथ चेंज हो रहा है बेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब ध्यान से देखो, एक तो एक्सचेंज किसका कर रहा है, गुड्स का कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब गुड्स वो बना सकता है, तो वो कंट्री कैसी है बेटा, वो डेवलपिंग कंट्री है। अब वो अगर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज वो ले रहा है, तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज का मतलब क्या है बेटा, वो कैसी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, और उसके बदले में क्या एक्सचेंज हो जाती है, क्वांटिटी और गुड्स को ले लेता है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया डेवलपिंग है तो सबके लिए डेवलपिंग है, नहीं। अब कोई एक ऐसा देश है जो अंडर डेवलप्ड है, अब अंडर डेवलप्ड के साथ इंडिया किसके, और इंडिया कैसा है, डेवलपिंग है, तो इन दोनों में भी एक्सचेंज जब होगा तो ये उसके डेवलप्ड के रूप में इंडिया तो उसको क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा जो हमारी इंफॉर्मेशन है, और उसके बदले में वो क्या दे देंगे हमें, गुड्स या हमारे को रॉ मटेरियल्स दे देंगे। तो इसके साथ उन्हें इंफॉर्मेशन से क्या फायदा मिलेगा कि वो अंडर डेवलप्ड से किसकी तरफ बढ़ेंगे, डेवलपिंग की तरफ बढ़ेंगे बेटा, किसकी तरफ बढ़ेंगे, डेवलपिंग। और हमने जो गुड्स ली हैं, इन गुड्स को हम अगली कंट्री को पास कर देंगे, और उसके बदले में क्या ले लेंगे, इंफॉर्मेशन वगैरह ले लेंगे या टेक्नोलॉजी वगैरह ले लेंगे। तो इस बात को, इसके ना जो भी ये राउंड राउंड ये फिगर सारे घूम रहे हैं बेटा, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी देश है वो अटेन करने की कोशिश करता है, तो वो क्या चीज अटेन करने की कोशिश करता है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस मॉडर्न वर्ल्ड में बेटा, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज ज्यादा है वही सबसे रिच कंट्री है, वही सबसे डेवलप्ड कंट्री है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। तो आज के टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है, हम किसका एक्सचेंज कर रहे हैं बेटा, हम एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज का कर रहे हैं, और ये एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज जो हो रही है बेटा, किसका एक्सचेंज हो रहा है बेटा, रिच और डेवलप्ड कंट्रीज की हो रही है। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इंडिया से एमर्ज एज ए सॉफ्टवेयर जायंट एट द इंटरनेशनल लेवल। हमें देखो सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है बेटा, हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक जायंट के रूप में, बहुत बड़ी, मतलब जायंट का मतलब होता है विशाल, बिग, ह्यूज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूज बोलते हैं, एट द इंटरनेशनल लेवल पे। एंड इट इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज हमारी आ रही है थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, आईटी के द्वारा बेटा। और हम किसको, सॉफ्टवेयर है हमारे पास, क्या हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, और क्या है बेटा, हमारी नॉलेज से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई कमोडिटी थोड़ा है बेटा कि आपने कोई कमोडिटी का निर्माण किया, नहीं। हम आईटी सेक्टर से बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। किससे अर्न कर रहे हैं, लार्ज फॉरेन एक्सचेंज हमारी जो हो रही है बेटा, वो किसके द्वारा हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे आता है टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर लास्ट 3 डिकेड। अब देखो एक इंडस्ट्री और आती है, दूसरी आती है टूरिज्म। अब आप बोलोगे सर टूरिज्म कैसे? देखो टूरिज्म नंबर वन तो क्या लेके आते हैं बेटा, फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं। दूसरे देश से कोई आएगा तो यहाँ आने के बाद पैसे को चेंज करवाएगा ना डॉलर्स वगैरह में, यस बिल्कुल। नंबर टू, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है बेटा। क्या प्रोवाइड करवाता है? एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। और नंबर नंबर थ्री क्या होता है बेटा, इसके द्वारा हमारे देश की प्रेस्टिजियसनेस होती है ना जो, वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वो भी क्या होती है, इंक्रीज। तो टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री के रूप में काम करता है। ऐसी बात नहीं कि टूरिज्म ऐसे ही आ जाता है। टूरिज्म की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो अर्न करता है लाइवलीहुड। और ये है बेटा लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करवाता है। बहुत सारी जो कंट्री हमारे जो राज्य है बेटा, उनको क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड लाइवलीहुड देता है बेटा। क्या देता है, प्रोवाइड लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करवाता है बेटा। कौन? ये टूरिज्म बेटा। देखो टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स बेटा। टूरिज्म इंडिया में क्या हुआ, ग्रोन हुआ सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स में। 3 डिकेड्स में क्या हुआ, मोर देन 15 मिलियन पीपल्स आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। 15 मिलियन पीपल क्या है, डायरेक्टली एंगेज है बेटा किसमें, इन द टूरिज्म इंडस्ट्री में। 15 मिलियन पीपल, ध्यान रखिए 1 मिलियन इक्वल्स टू होता है 10 lakhs बेटा, और ये है 15 मिलियंस। तो इसको किससे कन्वर्ट कर दीजिए, 150 से, 15 इंटू में 10 कर दीजिए। तो इतने पीपल्स हमारे जो है बेटा, वो टूरिज्म के अंदर क्या है बेटा, इन्वॉल्व है हमारे देश की कंट्री में बेटा। ये ध्यान रखने लायक बात है कि मोर देन 15 मिलियंस ऑफ पीपल्स आर एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री में। एंगेज है बेटा मोर देन 15 मिलियन पीपल्स हमारे, वो कहाँ पे एंगेज है बेटा, हमारी डायरेक्टली एंगेज है किसमें, टूरिज्म की इंडस्ट्री में। टूरिज्म आल्सो प्रमोट, देखो अब ये बातें बहुत ध्यान से देखने की है। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। नेशनल इंटीग्रेशन, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, और कल्चरल परस्यूट्स। तीन बातें आई हैं बेटा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। जब भी कोई हमारे देश में घूमने आता है तो पूरे कंट्री को कैसे सी ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री एज ए होल। मतलब कोई भी अगर आएगा तो कोई भी आने के बाद दूसरे देश से हमारे यहाँ पे आएगा। वैसे तो देखो हम इंटरनली भी टूरिज्म भी है, उसको भी अलग नहीं कर सकते कि कोई उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में घूमने जाता है, वो तो बोलेगा कि मैं हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहा हूँ। लेकिन सपोज कीजिए अगर कोई भी बाहरी देश का कोई व्यक्ति आएगा तो वो क्या ये बोलेगा मैं हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहा हूँ या जम्मू घूमने जा रहा हूँ, वो बोलेगा मैं इंडिया घूमने जा रहा हूँ। तो उसको इंडिया को होल के रूप में, एक एज ए होल के रूप में देखता है। होल, वोल मतलब WHOLE, मीन्स पूरे की पूरी इंटीग्रेटेड रूप में देखता है बेटा, जिससे हमारा नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है कि मैं इंडिया घूमने जा रहा हूँ। और इंडिया में दूसरा अगर वो आएगा तो आने के बाद बेटा वो शॉपिंग भी करेगा। क्या करेगा, वो शॉपिंग ही करेगा। और शॉपिंग अगर वो करेगा तो जिससे हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को क्या होगा बेटा, फायदा होगा। जो इंडस्ट्रीज मॉडर्न वर्ल्ड में इस कम्पिटिटिवनेस के कारण बिल्कुल भी उनका वो कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते लोकल हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा वर्ल्ड क्या हो गया बेटा, मॉडर्न हो गया है। और हैंडमेड चीजों को बिल्कुल भी कंपटीशन में नहीं रहने दिया जाता और वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती। तो देखो एक अलग से मैं, और देखो कल्चरल, उससे हमारा कल्चरल के बारे में भी, हमारे कल्चर के बारे में पता लगेगा दूसरे देशों की कि हमारा कितना रिच कल्चर है बेटा, कि हम किस कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं। देखियो अब इस बात कैसे समझो। देखो जो लोकल हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब वही होता है बेटा जो हाथ से चीजें बनी होती है ना, उनको लोकल हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं। अब देखो ये एक नोट फेस कंपटीशन इन द मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम में ये क्या फेस नहीं कर पाते, कंपटीशन, क्योंकि ये क्या है, हमारा टाइम मॉडर्न है बेटा। और लोकल हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं ना, क्या होते हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट होते हैं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है बेटा। तो इसीलिए ये लोकल हैंडीक्राफ्ट हैं, क्या फेस नहीं कर पाते, नॉट फेस कंपटीशन इन द मॉडर्न टाइम्स में फेस नहीं कर पाते क्या, कंपटीशन को फेस
नहीं कर पाते। ये सबसे हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देखो, लेकिन जब कोई हमारे देश में टूरिज्म के रूप में आता है और हमारी कंट्री को देखता है, तो टूरिज्म के रूप में देखने के बाद वो क्या करता है बेटा, लोकल हैंडीक्राफ्ट प्रोवाइड करवाता है। क्या लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल प्रीशूट्स होते हैं बेटा, इन सब चीजों को क्या मिलती है, उससे वो इंक्रीज होती है, हमारे देश के बारे में पता लगता है, हमारा कल्चर इससे ज्यादा आगे मूव होता है और हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को भी मिलता है। इट आल्सो हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट कल्चर एंड हेरिटेज। इससे ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इससे ना इंटरनेशनल जो हमारी क्या है बेटा अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में, अबाउट अवर कल्चर के बारे में और हेरिटेज के बारे में कि एक्चुअल में हम क्या हैं। जब वो सारी चीजों को देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल नीचे एक मंदिर के बारे में है, लाल किले के बारे में है, या हमारा कल्चर है, कौन से धर्म को हम अपनाते हैं, हमारे देश में कैसे डाइवर्सिटी है बेटा, धर्म के अंदर सारे तरह के लोग हमारे देश में रहते हैं, हमारा कल्चर क्या पीछे से चलता आ रहा है। और हेरिटेज का मतलब है कि इन चीजों को हमने संजो कर रखा है, किन चीजों को बचा कर रखा है। जैसे बहुत सारे लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को घूमने आते हैं, नेशनल पार्क है हमारे पास, माउंटेन्स है हमारे पास, नेचुरल ब्यूटी केरला की तरफ है, सुंदरबन है हमारे पास, राजस्थान का डेजर्ट भी हमारे पास। ये विविधता जो भारत में, जो हेरिटेज है भारत में, इन चीजों को देखकर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी लोगों की बढ़ती है बेटा। तो इसमें भी टूरिज्म क्या करता है, हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट अवर कल्चर एंड हेरिटेज। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया, अब देखो एक बार मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। देखो बहुत सारे आए हैं बेटा, क्या क्या आए हैं इसमें। सबसे पहले हेरिटेज, हेरिटेज हमारी जो हेरिटेज साइट्स हैं बेटा, जो मंदिर वगैरह है वो हेरिटेज साइट्स के अंदर आते हैं, हेरिटेज देखते हैं बेटा। नंबर 2 इको टूरिज्म है बेटा, उसके रूप में आते हैं। एडवेंचर के रूप में आते हैं बेटा, एडवेंचरस लाइफ को जो फॉलो करता है, एक्सप्लोर करना चाहता है चीजों को। कल्चर को देखने भी आते हैं बेटा, कल्चरल टूरिज्म भी है हमारे यहाँ पे। और सबसे ज्यादा हमारे देश में डॉक्टर इतने ज्यादा काबिल हैं कि मेडिकल टूरिज्म भी है, और हमारे यहाँ पे बिजनेस के रूप में भी लोग आते हैं और बिजनेस टूरिज्म भी है। तो देखिए दीज आर द टाइप्स ऑफ टूरिज्म। हेरिटेज टूरिज्म के रूप में भी आ रहे हैं, इको टूरिज्म के रूप में भी आ रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में भी आ रहे हैं, कल्चरल टूरिज्म के रूप में भी आ रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म के रूप में भी आ रहे हैं और बिजनेस टूरिज्म के रूप में भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हमारे देश में आते हैं बेटा। हेरिटेज टूरिज्म हो गया, या इको टूरिज्म हो गया, एडवेंचर टूरिज्म हो गया, कल्चरल हो गया, मेडिकल हो गया या बिजनेस हो गया। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म इन विच मैनी पीपल फ्रॉम द कंट्री to came into India after the different types of tourism like heritage, ecotourism, adventure tourism, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म। इसके रूप में यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बेटा। ये हमारा हो गया बेटा टूरिज्म से रिलेटेड। अब देखिए ये अलग अलग दिखा रखा है एक्सप्लोर करने के लिए। ये हमारी हेरिटेज है, कल्चर है हमारा बेटा। ये मेडिकल टूरिज्म हो गया बेटा। ये हमारा दिस इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब सिर्फ एक पार्ट ही नहीं, ये ध्यान रखना, डेवलपमेंट होता है बेटा, पोटेंशियल है, डेवलपमेंट कर सके हमारा, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल टूरिज्म को इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, हर पार्ट्स में हमारा टूरिज्म अवेलेबल है बेटा। ऐसा नहीं सिर्फ एक जगह तक सीमित है। राजस्थान डेजर्ट होने के साथ साथ राजस्थान में भी टूरिज्म के बहुत सारे एरियाज वहां पे हैं बेटा, लेक्स वहां पे हैं, बहुत बड़े बड़े भवन वहां पे हैं, बहुत सारे जो राजा महाराजाओं के वहां पे जो किले वगैरह वो प्रेजेंट है बेटा। आप यूपी में चले जाइए, यूपी में प्रेजेंट है बहुत सारे, जो हमारी गंगा नदी है बेटा जो वहां से पार होते हैं वो यूपी में भी है। हरियाणा में भी टूरिज्म साइट्स हैं, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, सिक्किम में भी है, मणिपुर मेघालय मिजोरम में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, बेंगलोर सिटी में भी है, बहुत सारी जगह, मुंबई में भी है, गोवा के बीच भी फेमस है। तो ये बहुत सारी हैं बेटा जो डिफरेंट वास्ट पोटेंशियल पार्ट्स हैं हमारे, जहाँ पे सब जगह से लोग टूरिज्म के रूप में वहां पे देखने आते हैं। तो देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एफर्ट आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर द अपकमिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो हमारी अपकमिंग है टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको दिखाने के लिए एफर्ट्स लगातार सरकार करती रहती है बेटा। तो एफर्ट्स आर बीइंग मेड, एफर्ट्स किए जा रहे हैं टू प्रमोट डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री के लिए बेटा एफर्ट्स हमेशा होते रहते हैं। तो दिस इज योर लास्ट टॉपिक दैट इज ऑन बेस्ड ऑन टूरिज्म एज ट्रेड। So we can say that here we are complete our chapter that is lifelines of national economy. Now we will look about our next video that is based on the NCERT question answer. And again I will tell you that after seeing the video, you have to solve the question from NCERT solution. If you didn't see the videos, please see all the videos, clear your concept, then came again up for the NCERT solutions. Then there will be very
then concept will be clear, and you will have a huge base about the potential of the questions, and you will clear all the questions in the board very easily. So thank you very much to attend this session, and have a nice day.